नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कहानी यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल उन सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो आपके और हमारे बीच घटी हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जो शब्दों से परे था, तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप इन कहानियों से जुड़ाव महसूस करें, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी सच्ची घटना घटी है जिसे आप सबके साथ बांटना चाहते हैं, तो कृपया हमें जरूर बताएं। हो सकता है अगली मेरी कहानी आपकी कहानी हो। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी, प्रेत से प्रेम। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मेरा जन्म 1 जुलाई 1982 को असम के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पिताजी किसान थे और माताजी सामान्य गृहिणी। मेरी 2 बड़ी बहनें थीं और मैं अपने घर में सबसे छोटा। मेरे गांव के चारों तरफ घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिससे यह इलाका शहरों की चकाचौंध से काफी कटा हुआ था। पिताजी का सपना था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूं, शहर में पढ़ाई करूं और एक अच्छी सी नौकरी लेकर वहीं बस जाऊं। इसीलिए पिताजी ने मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे वक्त गुजरा, मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और फिर मैं भी 12वीं के बाद कोलकाता के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने चला गया। एमबीबीएस में एडमिशन के बाद मैं भी मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लग गया था। कॉलेज के दिन कब तेजी से बीतने लगे मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, कॉलेज के तीसरे साल में मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मेरी मुलाकात कनिका से हुई। वो नर्सिंग की नई छात्रा थी। बेहद शांत स्वभाव, सौम्य मुस्कान और सादगी से भरी कनिका को जब मैंने पहली बार देखा, तो एक पल को सब कुछ थम सा गया था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी और फिर वही दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। 90s के उस दौर में आपका किसी से प्रेम करना बिल्कुल भी आम नहीं था। इसीलिए हम मर्यादाओं में रहकर पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई पूरी होने के बाद कनिका अपने गांव चली गई और कहा कि अब मैं 3 महीने बाद लौटूंगी। कनिका के जाने के बाद मैं भी अपनी इंटर्नशिप में बिजी हो गया। उस दौरान लगभग 8 महीने बीत गए, पर कनिका का कोई भी पता नहीं चला। मेरे पास उसका एड्रेस था और इसी के सहारे मैं अपने दोस्त आशीष के साथ उसके गांव निकल पड़ा। कनिका के गांव का रास्ता मायोंग नाम के गांव से होकर जाता था। मायूंग एक ऐसा गांव जो अपने काले जादू के लिए बहुत बदनाम है। कहा जाता है कि वहाँ के बच्चे बच्चे को भी टोना और टोटका की विद्या आती है। खैर, ये बातें मुझे उस समय नहीं पता थी। 12 घंटे की कठिन यात्रा के बाद हम फाइनली कनिका के गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर हमने वहां के लोगों से कनिका के बारे में जानने की कोशिश करी। जैसे ही हमने कनिका का नाम लिया, लोगों का रवैया हमारे लिए बदल गया। वो हमें कुछ अजीब तरीके से घूरने लगे, मानो हमारी बात ने उन्हें असहज कर दिया हो। कुछ घंटे तक हम दोनों उस गांव में अकेले बैठे रहे। हमें डर भी लग रहा था कि हमें यहाँ कोई जानता भी नहीं, तो फिर हमारी आज की रात कैसे निकलेगी। आखिरकार कुछ घंटों बाद हमारे पास एक बच्चा आता है। वो हमें गांव के एक घर के सामने ले जाकर छोड़ देता है, जहाँ पर एक महिला ने दरवाजा खोला और कहा, बेटा अंदर आ जाओ। वो कनिका की माँ थी। उन्होंने हमें खाना खिलाया और रुकने के लिए जगह दी। अगली सुबह मैंने पूछा, आंटी कनिका कहाँ है? ये सुनते ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बताया कि कनिका पर काला जादू किया गया है। वो प्रेत बाधा का शिकार है और इसीलिए हम लोगों ने उसे दूसरे रूम में बंद करके रखा हुआ है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगा कि ये सब अंधविश्वास है। प्रेत बाधा, काला जादू जैसी बातें मेरे लिए सिर्फ किस्से और कहानियां थी। लेकिन जब आंटी और अंकल की आंखों में मैंने डर और बेबसी देखी, तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि कनिका को किसी तांत्रिक के पास ले जाने के बजाय उसका सही इलाज होना चाहिए। काफी समझाने बुझाने के बाद वो लोग मेरी बात मान गए और कोलकाता चलने को तैयार हो गए। अगले ही दिन मैं, आशीष और कनिका के माता पिता कनिका को लेकर हम सभी लोग कोलकाता चले आते हैं। कोलकाता पहुंचकर मैंने खुद कनिका की मेडिकल देखरेख शुरू कर दी, उसके टेस्ट कराए और डॉक्टरी इलाज शुरू कर दिया। कोलकाता में कनिका के माता पिता अपने रिश्तेदारों के पास ठहरे हुए थे, जबकि मैं कनिका के ट्रीटमेंट पर पूरा ध्यान देने लगा। इलाज चलता रहा
और सिर्फ 2 महीने के अंदर वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई। उसका तेज बुखार और हड्डियों में उठता असहनीय दर्द सब कुछ खत्म हो चुका था। और जब मैंने उसे फिर से मुस्कुराते हुए देखा तो ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की सारी टूट चुकी उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई हों। दोस्तों, इसी बीच हमारा प्यार और गहरा हो गया था। मैं कनका से शादी करना चाहता था और हमारे परिवार वालों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। 8 दिसंबर 2004 को फाइनली हमारी शादी हो जाती है और हम गोवा हनीमून पर निकल जाते हैं। गोवा में हमने एक बीच साइड छोटा सा रिसोर्ट लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह उठते ही मैंने दरवाजे के बाहर एक गांठ लगा हुआ काला कपड़ा, कुछ बाल और सिंदूर देखा। मैं चौंका और पलटकर अंदर गया, लेकिन जब दोबारा देखा तो वो सब कुछ गायब हो चुका था। अब तक मैं टोना और टोटका पर बिलीफ नहीं करता था। न जाने क्यों उस काले कपड़े को देखकर मैं डर गया और मेरे अंदर जादू टोना जैसी बातें आने लगी। हम लोग पूरा दिन अच्छे से घूमते हैं, पर उसी रात तकरीबन 2:30 बजे मेरी आंख खुलती है। मैंने बेड पर देखा तो कनिका वहां नहीं थी। मैं थोड़ा डर गया था और जैसे ही फटाफट मैंने रूम की लाइट जलाई तो बाथरूम में से पानी की आवाज आ रही थी। उस रात कनिका लगभग 2:30 बजे बाथरूम में नहा रही थी और बाथरूम से निकलकर वो बिना कुछ कहे बिस्तर पर आकर सो गई। उसकी आंखें भावहीन थी। मेरे पूछने पर भी उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अगली सुबह भी उसका व्यवहार अजीब सा लगा। खैर, उसी शाम हम दोनों वापस कोलकाता लौट आते हैं। कोलकाता वापस आने के बाद धीरे धीरे कनिका बदलने लगी थी। वो बात बात पर गुस्सा, अकेले बैठना और रात में डरावनी हरकतें किया करती थी। हद तो तब हो गई जब मैंने उसे अपने बालों को नोच कर खाते हुए देखा। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया था। उसकी आवाज में एक अजीब गुर्राहट थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। कनिका की ऐसी हालत किसी भी नए इंसान को बहुत डरा सकती थी। फिर मैंने कनिका की इस परेशानी के बारे में आशीष से बात की। उसने कहा, भाई ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है। तब आशीष ने अपने चाचा का रेफरेंस देते हुए कहा कि भाई हमें भाभी को लेकर उनके पास चलना चाहिए। आशीष के चाचा तांत्रिक विद्या जानते थे। खैर, आशीष की बात सुनने के बाद मैं कनिका को उसके चाचा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया और फाइनली एक दिन हम कनिका को उनके पास ले जाते हैं। आशीष के चाचा बुराड़ी बाबा के नाम से फेमस थे। जब हम कनिका को बुराड़ी बाबा के पास लेकर गए, वहाँ कनिका बहुत हिंसक हो गई। हम लोग उसे संभाल नहीं पा रहे थे। बुराड़ी बाबा ने कनिका को कुर्सी से बंधवा दिया था क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी थी। वहाँ लगभग 2 दिन लगातार उनके अनुष्ठान चलते रहे और 2 दिन बाद कनिका बेहोश हो गई। बाबा ने तब एक ताबीज दिया और कहा इसे 31 दिन तक पहने रखना है। मैंने बुराड़ी बाबा के निर्देशों का पालन किया। कनिका की ये स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी, क्योंकि इसका जवाब मेडिकल साइंस के पास भी नहीं था और शायद यही कारण था कि मेरा भरोसा बुराड़ी बाबा पर लगातार मजबूत होता चला गया। 31 दिन बाद कनिका बिल्कुल सामान्य हो गई। अब बाबा ने वो ताबीज उतरवा दिया था। बाबा ने बताया कि कनिका के पीछे एक प्रेत था जिसे अब उन्होंने दूर कर दिया है। हमें बाबा ने ये भी आश्वासन दिया कि उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्या से ऐसी युक्ति लगाई है कि अब जिसने भी ये तांत्रिक क्रिया की थी, ये प्रेत उस पर ही पलटवार करेगा और उसे छोड़ेगा नहीं। खैर, अब मेरे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कनिका पूरी तरह ठीक हो गई थी और मेरे लिए इतना ही बहुत था। कुछ महीने बाद हमें खबर मिली कि हमारे कॉलेज का एक जूनियर जो कनिका से शादी करना चाहता था, पागल हो गया और मर गया। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसके पेट में भी बाल निकले थे। कनिका ने बताया कि उसने कभी भी उससे हाँ नहीं कहा। मुझे अब समझ आ गया था कि उसने ही कनिका पर टोटका किया था। अपने प्रेम में असफल होने के बाद शायद उसने तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करके कनिका को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद मैं और मेरा परिवार मुंबई चले आते हैं। अब हम मुंबई में अपने 2 बच्चों के साथ शांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज भी जब उस रात को मैं याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि प्रेत आत्माएं होती हैं और काला जादू सिर्फ किताबों की बातें नहीं, हकीकत भी हो सकता है।